हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तरफ बोर्ड पर कुछ आकृतियां बनी हैं जिसके अंदर बेलन, घन, घनाभ, सर्कल, शंकु और एक ठोस गोले की आकृतियां बनी हैं। पिछले पार्ट में हम इन सभी आकृतियों के बेसिक्स जान चुके हैं। इनके वॉल्यूम कैसे फाइंड किए जाते हैं, इनकी सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है और सभी प्रकार की इनके प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। आज हम विशेष रूप से घन और घनाभ के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं और इन सवालों का स्तर जो रहने वाला, इन आंसर, इन क्वेश्चंस का स्तर जो रहने वाला है वो नवोदय 5th क्लास, 8th क्लास, पटवारी और अग्निवीर एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जिसके अंदर हम घन और घनाभ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, दिया है, ये हमें घन दिख रहा है। इस घन की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसे हम ए नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का घन है और इसकी एक भुजा है, वो दी है 5 सेंटीमीटर की। मतलब ये जो भुजा है और ये भुजाएं सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो किसी एक भुजा का मान हम लेके चलते हैं तो a बराबर 5 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार के सवालों में हमें उसका फार्मूला लगाना होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का आयतन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कैसे बनता है, घन के वॉल्यूम का फार्मूला कैसे बनता है। आज हम उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ सरफेस एरिया, उसको लिखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ये जो फार्मूला बना है ये कैसे बना है। ये बना है घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया से मीनिंग है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसकी कितनी सरफेस होती है, इसकी 6 सरफेस होती है। 2 इस तरफ, एक और इसके एक पीछे, एक और एक, 2 इस तरफ एक, इस तरफ एक नीचे और एक ऊपर। इस प्रकार से 6 सरफेस होती है और 6 ही सरफेस का एरिया आपस में बराबर होता है। और 6 सरफेस का एरिया बराबर होने के कारण मान लीजिए आप इस सरफेस एरिया को निकाल रहे हैं। मैंने जो यहाँ पर हाईलाइट किया है इस सरफेस एरिया को आप निकाल रहे हैं। जब इसे आप निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a स्क्वायर, मतलब a गुणित a मतलब a स्क्वायर। इसी टाइप से आपको 6 सरफेस एरिया का योग यहाँ पर करना है और ये फार्मूला बनता है 6a स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका डाटा यहाँ पर फिट कर देते हैं। 6a की वैल्यू है आपके पास 5 और 5 का आपने रख दिया यहाँ पर वर्ग, मतलब 6 गुणित 5 का वर्ग होता है 25 और 25 छके होता है 150। 150 वर्ग सेंटीमीटर हम देख चुके हैं पिछले पार्ट में कि यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिखा जाता है। फिर से एक बार मैं आपको छोटी छोटी चीजें हैं रिपीट कर देता हूँ। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। 6 है यहाँ 6 तो आपके फार्मूले में यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप से दिया है, लेकिन ये जो 5 है इस 5 के अंदर आपने यहाँ पर इसको एक स्टेप और आगे अगर बढ़ा दे तो 6 गुणित 5 होता है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ये एक 5 सेंटीमीटर। इन दोनों सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर बना है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बात आती है वॉल्यूम की, इसे हम क्लियर कर देते हैं। फिर से हम वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है जनरली 3D आकृति, कोई भी 3D आकृति हो। मैंने विशेष जोर देके कहा है यहाँ पर, पिछले वीडियो के अंदर भी आपको 2D और 3D के बारे में बताया है कि 2D और 3D से आप इसे कनेक्ट करके देखिए। तो 3D कोई भी आकृति हो जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो 3D आकृतियों में जिनके वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इन तीनों का मल्टीपल उसके अंदर होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो यहाँ पर चूंकि इसकी सभी भुजाएं a है, सभी भुजाएं a है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होगा a इंटू a, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस प्रकार आपका जो फार्मूला बनता है a क्यूब हो जाएगा यहाँ पर।
तो हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम A मतलब A क्यूब। आप A का वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है 5, तो 5 गुणित 5 गुणित 5। आप 5 का 3 बार गुणा करेंगे। आपको सहूलियत की दृष्टि से एक बार इसका गुणा कर लेना है, 55 25, ये हो गया आपका 25। फिर आपको जो है इस एक 5 और शेष बचता है, इसका फिर गुणा करेंगे। 25 का 5 में किया तो 125 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिख दिया है घात 3 सेंटीमीटर की। अब पिछले पार्ट में हम इसे भी जान चुके हैं कि यहाँ पर घात 3 क्यों लिखी जाती है। फिर एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट में, लेकिन इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। अब इस सवाल में हम यहाँ पर ये जो आपका 5 है, इसका 1 सेंटीमीटर है, एक इसका सेंटीमीटर और एक इसका सेंटीमीटर, तीनों के सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर घन सेंटीमीटर बना है। और 5 5 और 5 का गुणा होकर 125 बना है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होकर घन सेंटीमीटर बना है। इसलिए जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो तीन राशियों का आपस में गुणा होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों का गुणा होता है, और तीनों की जो यूनिट होती है उनका भी आपस में गुणा होकर हम यहाँ पर घन लिखते हैं। यदि आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया है तो घन मीटर। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, ये आपका कंप्लीट बेसिक हो चुका है इसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यह आपको पास एक आकृति दिख रही है जो घनाभ के आकार की है। इसकी ए जो है अगर हम लिखें तो ए यहाँ पर दी है 15 सेंटीमीटर। विड्थ आपकी बी जो है यहाँ पर दी है 10 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट जो दी है, हाइट को हम लिखते हैं यहाँ पर घनाभ के विषय में सी जो है आपकी दी है 5 सेंटीमीटर। ये तीनों जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न से मैंने यहाँ पर उतार दी है। ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 5 है। अब ए बी सी को हम एक बार और डिफाइन कर देते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसे मान लीजिए अब ये और ये आपस में बराबर है, तो यह आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो ए बी और सी यहाँ पर हमने लिख दिया और इन तीनों की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। घन से थोड़ी सी अलग आकृति घनाभ होती है। घन के अंदर सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन घनाभ के अंदर उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग होती है। इसलिए हम इसे ए बी और सी नाम देते हैं। घन के विषय में हमने सभी को ए नाम दिया था, यहाँ पर ए बी और सी कह रहे हैं और उनकी वैल्यू भी यहाँ पर रख दी है मैंने। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शब्द है यहाँ पर संपूर्ण, आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी पृष्ठों, संपूर्ण पृष्ठ कोई अनोखा शब्द नहीं है। संपूर्ण का अर्थ है कि कंप्लीट, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब घन के जो 6 पृष्ठ होते हैं, घनाभ के जो 6 पृष्ठ होते हैं, 2 इस तरफ के, 2 इस तरफ के और 2 ऊपर नीचे के, वे सभी आपस में बराबर होते हैं और उनको उन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग करना ही संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया का हम बना चुके हैं 2AB + BC + CA। ये फार्मूला हमने क्यों बनाया है और कैसे बना, यह आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। 2A की वैल्यू 15 गुणित 10 धन 10 गुणित 5 धन 5 गुणित 15, आपको इस क्रम में पुट करना है। ये AB, ये BC और ये CA, और बाहर की तरफ 2 लिखा हुआ है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार AB है, 2 बार BC है और 2 बार CA है। 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, हम देख चुके हैं पिछले पार्ट में। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 15 का 10 से गुणा किया 150, 5 का 10 से किया आपके पास आ गया 50, 5 का 15 से किया आपके पास आ गया 75। अब आप यहाँ पर वैल्यू का गुणा कर दीजिए, गुणा किया जोड़ कर दीजिए, 150 और 50 200 और 200 का 75 में किया 275। अब आपको 2 से गुणा करना है, 2 गुणित 275। 2 गुणित 275 को आप लिख सकते हैं, इसमें 25 कम है, मतलब ये आप मान लीजिए 300। गुणा करने की फास्ट ट्रिक है, ये 300 का 2 में गुणा किया 600, 600 में से 25 और 25 कम कर दो 500
50 आ चुका है, 550 हम देख चुके हैं। यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया है डाटा पूरा, तो डाटा सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका सरफेस एरिया भी आपका सेंटीमीटर में आएगा और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर की घात 2, मतलब 550 वर्ग सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया हो चुका है, जिसके अंदर इसके 6 पृष्ठ है और 6 ही पृष्ठ को मिलाकर हमारा टोटल सरफेस एरिया बनता है, संपूर्ण पृष्ठ बनता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी भी घनाभ की आकृति का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, किसी भी 3D आकृति का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा करते हैं, मतलब A गुणित B गुणित C होना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला रख के हम निकाल देते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम इक्वल टू A गुणित B गुणित C। A की वैल्यू है अपने पास 15, B की वैल्यू है 10 और C की वैल्यू है यहाँ पर 5। हम तीनों को पुट कर देते हैं, 15 धाम ये करा 150 का 5 से गुणा करना है, 15 5 75 750 और यहाँ पर घन सेंटीमीटर। चूंकि सभी राशियों की यूनिट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी की यूनिट हमें सेंटीमीटर में दी थी, इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, मतलब घन सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम फाइंड करने का ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 3। यहाँ पर 3 आ गया है, एक वृत्त से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वृत्त से संबंधित। ये भी आपका जो है एरिया और वॉल्यूम का ही पार्ट है। हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर एक रेड त्रिज्या होती है, इसमें रेड कलर का पेन यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर। आर से मीनिंग होता है रेडियस, रेडियस, और रेडियस का डबल हम देख चुके हैं कि अगर रेडियस का डबल कर दिया जाए, यहाँ से इसको मैं और बढ़ा दूं यहाँ तक, यहाँ भी एक आर और हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगी 2r, और इसको बोलते हैं डायमीटर, डी बोलते हैं इसे, डी मतलब व्यास हिंदी में, डायमीटर। ये पूरा हो गया डायमीटर, मतलब वह लाइन जो परिधि को टच करती है दोनों कोनों से, और लेकिन वो केंद्र से होकर जाए, ये शर्त है उसकी, तो ही वो डायमीटर कहलाती है। अगर आपने कोई लाइन यहाँ से ऐसे कर दी तो ये डायमीटर नहीं है। क्यों नहीं है डायमीटर? ये केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है, केंद्र को टच करती हुई लाइन जाना चाहिए, दोनों परिधि के कोनों पर टच होना चाहिए, उस लाइन को हम डायमीटर कहेंगे, और उसके अंदर 2 आर होती है। तो चलिए फिर हम इसे क्लियर करके, और आपके लिए सिर्फ मैं यहाँ पर आर रख देता हूँ, ये आर मैंने बना दी। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब इस रेडियस इसकी दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी है। उसके बाद उसकी परिधि और क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। परिधि से अर्थ होता है परिमाप, परिमाप पेरीमीटर। यहाँ पर हमें वृत्त के संदर्भ में सिर्फ हमें परिधि शब्द का उपयोग करना है। तो इसकी परिधि का फार्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है परिधि, वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला बना है 2 पाई आर। 2 पाई आर में पाई की जो वैल्यू होती है आप इसे नोट कर लीजिए और याद होना चाहिए, 22/7 होती है। और अगर इसको हम दूसरे प्रकार से लिखना चाहे, 7 का भाग लगा के 3.14 वैल्यू इसकी होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होती है, और इसे हमें याद रखना है कि 22/7 या 3.14, जैसी आवश्यकता हो वैसे ऐसा पुट करना है। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू रखी 22/7 और आर की वैल्यू है 7। 7 का 7 से क्रॉस हो गया, तो ये 2 गुणित 22, 22 दूना आपके पास आ गया 44। अब आप यहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखें या वर्ग सेंटीमीटर लिखे, तो यहाँ पर हमें लिखना है सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो रेडियस दी है वो दी है सेंटीमीटर में। वो सेंटीमीटर इसलिए लिखा है हमने कि यहाँ पर जो आर रखा है ये आर है, इस आर के अंदर यहाँ 7 सेंटीमीटर है। सिर्फ एक बार सेंटीमीटर वाली राशि का हमने यहाँ यूज किया है आर के अंदर, इसलिए इस आर में जो सेंटीमीटर था वो लास्ट के गुणा के बाद में यहाँ पर पहुँच गया आंसर में। तो आप इसे यहाँ पर एक बार ही सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद इसका जो अगला है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल का फार्मूला है हमारा एरिया निकालने का फार्मूला है वृत्त का, यहाँ पर फिर ये चला जाता है साथ में। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब आर का 2 बार आपस में गुणा, तो 7 × 7, ये 7 से 7 कट गया, आपका 22 × 7 आ गया, 22 7 154 होता है, 154, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसे वर्ग सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, एक आर ये है, एक आर ये है, दोनों सेंटीमीटर का यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आपको सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा, और अंकों का गुणा या डिजिट्स का गुणा आपस में करके 154 आपको यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका सही आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से ये सवाल हो गया, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसका देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो प्रश्नों का समावेश किया है वो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन से है, जिसके अंदर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 20 मीटर है, ये मान लीजिए आपकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक आपकी जो चौड़ाई है वो है 20 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और लाइन के दोनों तरफ इस प्रकार से एक बाउंडेड कर दिया उसे कि ये लाइन यहाँ तक जाती है, उसके बाद में तीर का निशान बनाया। आपको इस प्रकार से बनाने का अर्थ है कि ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से आगे नहीं है और यहाँ से आगे नहीं है, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है गणित की भाषा में। तो चौड़ाई 20 मीटर है, लिख दी। खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी, हम जानते हैं कि हमेशा लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, तो खेत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब ये 20 है, तो ये आपके हो गई 40 मीटर। ठीक है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना। हम जानते हैं ये आकृति कौन सी है, सबसे पहले उसका आकार देखेंगे। किसी भी प्रश्न में अगर हम सॉल्व करते हैं क्षेत्रमिति के, तो जरूरी नहीं कि आपको आयत शब्द का ही उपयोग किया जाए, आयताकार शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। तो आयताकार शब्द यहाँ पर दिया है। आयताकार का अर्थ होता है कि आयत के आकार का खेत है, तो आयत के आकार का खेत है, तो उसमें सारे जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो आयत के ही होने वाले हैं। तो हम जानते हैं इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, इसका P निकाला जाता है सभी भुजाओं को आपस में जोड़कर, और जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है वो2a-b, ये अपना फार्मूला बनता है। तो 2a की वैल्यू है 40, b की वैल्यू है 20, हम इसको ऐड कर देते हैं, 40 और 20 60, और 60 में 2 का गुणा किया 120, और ये हमें दी थी मीटर के अंदर, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो मीटर में आएगा। तो 120 मीटर हमारा परिमाप आ चुका है। तो इस प्रकार आप किसी भी आयताकार खेत या आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसने एक चीज़ यहाँ पर, एक सिंपल है परिमाप निकालना, तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ आपको घुमाने के लिए दी है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है, तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो ये है, एक आयताकार खेत का परिमाप 1280 मीटर। अब हमें परिमाप दे दिया है, P की वैल्यू दी है 1280 मीटर हमें इसका परिमाप दिया है। इस आयताकार खेत का परिमाप ऑलरेडी दे रखा है 1280 मीटर। उसकी भुजाओं में 3:2 का अनुपात है, मतलब उसकी जो भुजाएं हैं। अब पहली चीज हम पैरामीटर को समझ लेते हैं। पैरामीटर 1280 मतलब इन चारों भुजाओं का जो योग अगर हम करेंगे तो वो आएगा अपना 1280। तो 1280 तो इसका परिमाप दे रखा है, और भुजाओं में अनुपात दे रखा है, मतलब ये जो भुजा है आपकी और ये भुजा है, इन दोनों भुजाओं में अनुपात है। अनुपात के लिए हम एक स्पेशल एक पार्ट बना चुके हैं, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैंने रेशो की बताई है कि रेशो कैसे निकाला जाता है। लेकिन अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। 3:2 है, मतलब इन दोनों में एक चीज़ गुना कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है जिसका गुना इसके अंदर होकर ये दोनों जो है राशियाँ आएगी। तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं हम 3x और इसे मान लेते हैं 2x। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए, यहाँ 3:2 मतलब ये 3x मान लिया और यहाँ 2x। x जो है इसके अंदर एक कॉमन गुणज है, एक कॉमन मल्टीपल x का रहेगा। इसी शब्द के साथ अनुपात का संबंध है, कॉमन से मल्टीपल से। तो
तो ये 3x और ये 2x। अगर हम इसको देखें तो ये अगर 3x है तो ये भी आपकी हो जाएगी 3x, ये 2x है तो ये भी आपकी हो जाएगी 2x। मतलब अगर इन सबको जोड़े हम तो 3x 2x 5x 3x 8x और एक 10x, मतलब p आपका कितना हो गया 10x बराबर 1280। x की वैल्यू अगर निकाल ले तो 1280 बटे 10, 10 से इसे भाग लगा दे तो x बराबर होता है 128। x की वैल्यू आती है 128। मतलब अभी जो मैं चर्चा कर रहा था आपसे बताया था कि एक दोनों के बीच में कॉमन है राशि जिसका गुणा है इन दोनों में, वही इसको अनुपात में डिफाइन कर रही है, तो वो है अपनी 128, वो संख्या 128 है। अब जहां जो भी पूछा है बता दीजिए। आयताकार खेत की लंबाई पूछिए, लंबाई हमने मानी थी 3x, मतलब 3 गुणित 128, 3 गुणित 128 कर दीजिए, 8 × 24, 2 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384 आ चुका है। फिर से एक बार टैली कर लेते हैं, 8 × 24, 3 दूना 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384। और चूंकि ये मीटर में था तो ये भी आ जाएगा आपका मीटर में आंसर। 384 मीटर आपका जो है यहाँ पर इसकी लेंथ आ चुकी है। यदि वो आपसे चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई में 128 में 2 का गुणा करके आप बता सकते हैं, और अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो इन दोनों का फिर से गुणा करके आप क्षेत्रफल बता सकते हैं। आप कुछ भी आगे सवाल को ले जा सकते हैं कहीं भी। हमें सबसे पहले इन भुजाओं को फाइंड करना, उसके बाद पूरा सवाल जैसा वो चाहे वैसा हम बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक हाल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। यदि कमरे की ऊंचाई 6 मीटर हो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है हाल की लंबाई, जिस हाल में जिस कमरे में आप बैठे हैं, मान लीजिए आपका घर का एक कमरा है, उस कमरे को आप थोड़ा सा इमेज करके यहाँ पर देखिए, उससे आप सवाल को ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लंबाई इसकी 15 मीटर, ये आपकी हो गई लंबाई, पेन सेकंड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। यह आपकी लंबाई हो गई 15 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर है 10 मीटर और ऊंचाई ये जो है आपकी 6 मीटर। ये तीनों दिए, ये भी मीटर के अंदर, ये भी मीटर में है, सब मीटर में है। तो 10 15 10 और 6 मीटर है। तो चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल फाइंड करने से अर्थ है कि आपको छत और फर्श को यहाँ पर छोड़ना है और चारों दीवारों को का सरफेस एरिया निकालकर उनको ऐड करना है। तो घनाभ के संदर्भ में हम जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है सरफेस एरिया निकालने का, लेकिन वो फार्मूला 2ab + bc + ca टोटल सरफेस एरिया के लिए बना है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट या बेसिक के आधार पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये वाली सरफेस है आपकी, ये सरफेस है। हम इसमें एक पेन रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं अलग अलग सरफेस निकालने के लिए। मैं सबसे पहले इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी एक दीवार ये वाली और एक दीवार इसके पीछे वाली, ये दोनों का सरफेस एरिया आपस में बराबर रहेगा। मतलब ये आपकी 15 है, तो ये हो गया आपके पास 15 × 6, तो आपका ये बन गया 15 × 6। 15 × 6 के 2 हम यहाँ निकाल लेते हैं चारों दीवारों का एरिया। तो मैं डायरेक्ट इसको एरिया लिख देता हूँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके अंदर एक तो ये है और इसमें है 2 का गुणा। क्यों 2 का गुणा है? 15 × 6, इसकी 2 दीवारें हैं, एक दीवार ये वाली है और एक दीवार इसके पीछे वाली जो सेम टू सेम रहेगी इससे। तो 15 × 6 के 2 पार्ट हैं, प्लस चारों दीवारों की बात कर रहा है तो 2 तो हमने निकाल दिया। अब 2 कौन सी आमने सामने की बची? तो आपकी ये वाली और बची है, ये बची है, तो ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 10, मतलब 6 × 10। तो ये भी 2 है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 6 × 10। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 × 6 = 90 हो गया यहाँ पर, प्लस 2 और ये 10 × 60 हो चुका है। तो ये 90 दूना 180 प्लस 6 दूना 12 120, 180 और 120 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 300। यहाँ पर हो गया 300 वर्ग मीटर।
इन चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। हमें प्रश्न में यदि मीटर दिया है तो हम नीचे यूनिट को मीटर ही यूज करेंगे, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, और अगर एक सेंटीमीटर में दिए और एक मीटर में दिए तो या तो उसे आप मीटर में चेंज कीजिए सेंटीमीटर को, या मीटर से सेंटीमीटर में आइए या सेंटीमीटर से मीटर में जाइए। तीनों यूनिट एक जैसी होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको फॉलो अप में लेकर आएंगे। और आपके क्वेश्चंस करते समय जब फार्मूला लगाएं उस समय यह ध्यान रखना है कि सभी यूनिट एक जैसी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे पहले यूनिट कन्वर्ट कीजिए आपस में, उसके बाद में उसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है। हमारा जो 7वां सवाल है वो इस प्रकार से है। 7वां जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर एक वर्गाकार कमरा 13 मीटर लंबा है। ये जो कमरा है, मैंने एक चीज़ यहाँ पर कुछ अलग बताने के लिए आपको इस प्रकार से एक डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो ये 13 मीटर लंबा है। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें टाइलों का फर्श बिछवाने में कितना खर्च आएगा। तो चूंकि कमरा वर्गाकार है, शब्द वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ये यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों बनाया है, अब यहाँ पर एक चीज़ नई आपको यहाँ पर देखने को सीखने को मिलने वाली है। एक 13 मीटर लंबा है, तो 13 मीटर से क्या अर्थ है, हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं, उसके बाद में इस आकृति की बात मैं आपसे करूँगा। एक कमरा 13 मीटर लंबा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाला हमने, एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, वर्ग के संदर्भ में तो 13 गुणित 13, 13 से 13 का गुणा किया 169 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में लिखना है हमें, 169 वर्ग मीटर। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें टाइलों का फर्श बिछवाने में कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और यहाँ पर जो एरिया आया 169 वर्ग मीटर। 169 वर्ग मीटर, तो हमें निकालना है उसका खर्च, उसका निकालना है खर्च। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं खर्च। खर्च है 169 है, इंटू 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का इसमें गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 5 रुपये। तो हमारे पास 169 वर्ग मीटर आया आंसर में, तो हम 169 वर्ग मीटर को 5 से गुणा कर देते हैं। आप 5 से इससे गुणा कर दिए, 5 9 45, बचे 4, 5 6 5 30 और 4 34, 3 5 1 5 और 3 8। फिर से एक बार टेली कर लेते हैं इसको, 9 5 45, 4 5 6 30 और 4 34, 5 और 3 8। यहाँ पर आ गया 845 रुपीज़। यहाँ पर आपका जो आ गया 845 रुपीज़ इसका खर्च आएगा। अब हमने ये जो बनाया था एक डिज़ाइन, ये क्यों बनाया है इसको देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसका बेसिक्स क्या होते हैं। वर्ग शब्द और मीटर शब्द और 13 शब्द ये सब यहाँ पर दिए हैं, और यहाँ पर वर्गाकार कमरा दिया है। मतलब मान लीजिए कि ये एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, 13 मीटर लंबा है, मतलब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। ऐसे करते करते आपके पास 13 बॉक्स यहाँ पर बने हैं। इसी टाइप से ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर की लंबाई है, ये 1 मीटर से बोले तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की। ऐसे मैंने 1 मीटर के 13 पार्ट बनाए हैं। तो 13 पार्ट इधर है, 13 पार्ट इधर है, तो 13 इधर 13 इधर। तो अगर हम एक का एक से गुणा कर दें, मान लीजिए इसका इससे मैंने गुणा किया, तो ये जो पार्ट मैं फिल कर रहा हूँ इस पार्ट का एरिया कितना है, इस पार्ट का एरिया है 1 वर्ग मीटर। मतलब एक इकाई का गुणा एक इकाई से जब करते हैं तो 1 वर्ग मीटर बन जाएगा। इसी प्रकार से 13 का गुणा 13 से करेंगे तो आपके पास 169 बॉक्स मिल जाएंगे, और 169 बॉक्स मिलेंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें टाइलों का खर्च, तो ये जो 1 वर्ग मीटर है इसका जो खर्च है वो है 5 रुपये। 5 रुपये, एक फर्श का खर्च 5 रुपये है। तो ऐसे 169 का खर्च कितना आएगा, तो 169 का खर्च के लिए हम 169 में 5 का गुणा कर देंगे, और इस प्रकार आपका आ जाएगा 845 रुपये। तो आपको यहाँ एक समझ बनाने के लिए ये मैंने बताया है कि पर शब्द का क्या मतलब होता है। प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब ये प्रति है, ये प्रति है, ये 1 वर्ग मीटर है, ये वाला जो भाग है ये 1 वर्ग मीटर का भाग है। ऐसे इसके अंदर 169 भाग है, और 169 भाग है और एक भाग का खर्च 5 रुपये है। तो 169 का कितना आएगा, तो ये हमने इससे मल्टीपल करके निकाल लिया है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है
वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऐसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक घन दिया है और उसे पिघलाकर कितने छोटे घनाभ दिया है और घनाभ को पिघलाकर कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, ये अपने को देखना है। तो मान लीजिए इससे पहले हम थोड़ा सा एक उदाहरण सेट करते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा लोहे का बाट है। यहाँ पर मैं एक बड़ा लोहे का एक बाट बना देता हूँ। ये हमारा एक बड़ा लोहे का बाट है। मान लीजिए इसका वजन है 100 किलोग्राम। अब हम आपसे कहें कि इस 100 किलोग्राम के वजनदार वाट को, जो तोलने का बाट होता है, उस बाट को आप जो है 10-10 किलो के छोटे बाट बनाने हैं तो कितने बाट बन पाएंगे, ये आपको बताना है। ये 10 किलोग्राम के छोटे छोटे बाट आपको इसमें से पिघला कर बनाना है, ये तोड़कर बनाना है। ये तोड़कर क्या टूटेगा तो नहीं है, लेकिन हाँ पिघल कर जरूर लोहा बनेगा। तो इस प्रकार के सिंपल सी बात है कि आप कहते हैं कि 10 पार्ट इसके हो जाएंगे, 10 बाट इसके बन जाएंगे। तो ऐसा इसलिए हमने कैलकुलेट कर दिया है कि हमने किया है 100, टोटल वजन हमारे पास था 100 किलोग्राम और 100 किलोग्राम में हमें जो टुकड़ा करना है वो टुकड़ा करना है 10 किलो का। तो 10 किलोग्राम का हमने इसमें भाग लगा दिया, तो इससे कट गया, हमारे पास आ गया 10। ये किलोग्राम से किलोग्राम भी कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ गया नंबर वो आ गए 10। मतलब 10 बाट इस 100 किलोग्राम वाले वजनदार वाट में से 10-10 किलो के हम 10 पार्ट कर सकते हैं। इस टोटल वेट में एक के वेट का भाग लगा दिया तो हमें नंबर से प्राप्त हो जाएंगे। वैसा ही वॉल्यूम का है, यहाँ पर वजन था और यहाँ पर वॉल्यूम है, दोनों में मोटा फर्क होता है। लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। इसको क्लियर करके अब इसी थीम के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमें दी है इसकी 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये आपकी हो गई। ये मान लीजिए ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी आपको दी है 15 सेंटीमीटर और सी जो दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। 20, 15 और 10, 20, 15 और 10। इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब इसकी ए की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। इनको पिघलाकर कितने घन बनाए जा सकते हैं, इनके नंबर्स हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम का भाग लगाना है। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फार्मूला है a इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है 10। इन तीनों का गुणा कर देते हैं। 15 का 20 से गुणा किया, 15 दूना 30 और एक 0 300 और 10 का फिर गुणा किया तो ये 3, इसके ऊपर आपके पास आ गए 3 0, मतलब 3000। क्या मीटर में दिए, सेंटीमीटर में दिए, तो घन सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ चुका है। और इसका अगर वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला भी हमारे पास ए क्यूब आता है, मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब आपके पास आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसका टोटल वॉल्यूम में 3000 घन सेंटीमीटर और इसका टोटल वॉल्यूम में 125 घन सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि ए से कितने पार्ट बनाए जा सकते हैं। तो हमने जिस प्रकार से बाट वाले में 100 में 10 का भाग लगाया था, इसी प्रकार इसका टोटल मटेरियल है 3000 घन सेंटीमीटर और इसका एक को जिसको बनाना है इस टाइप का, इसका मटेरियल है 125 घन सेंटीमीटर। तो इस मटेरियल में हम इस मटेरियल का भाग लगा देते हैं, हमें नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम दूसरा पेन यूज करके यहाँ पर आपको वो सवाल का आंसर बता देते हैं। वो नंबर आपको निकालना है, मतलब आप जो है 3000 में 125 का भाग लगा दीजिए। 125 में 300 को काटा तो आपका 2 बार, मतलब 250, यहाँ पर बचा 50। 50 मतलब यहाँ पर हो गया 500। 500 में जब 125 का भाग लगाया तो 4 बार गया, मतलब आपके पास वो नंबर आ गए 24। मतलब आप जो है 24 इस प्रकार के घन जिनका वॉल्यूम 125 घन सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम आपके पास है 3000
घन सेंटीमीटर। 3000 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले में से 125 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम के हम 24 छोटे छोटे घन बना सकते हैं। यह क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है, तो संभावना है कि इस बार भी लेवल थोड़ा ऊपर ही आएगा। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पहले इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते, पिछले 2-3 वर्षों से इस प्रकार के प्रश्न मैंने देखा है पूछे जा रहे हैं, तो अब ये मान के चलिए कि लेवल बढ़ चुका है कंपटीशन का, इससे अपर लेवल का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा। तो यह तो आपको करके जाना है, इस लेवल का प्रश्न बनाना आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर एक खेत वाला आ चुका है। एक खेत 400 मीटर लंबा, 450 मीटर लंबा है और 250 मीटर चौड़ा। इसे 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर तार लगवाने में कितना व्यय आएगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसके अंदर एक आध क्वेश्चन और है और वो सारा एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एक ही पार्ट के अंदर। तो 450 मीटर लंबा मतलब इसकी जो लेंथ है वो 450 मीटर है और चौड़ा 250 मीटर है, ये 250 मीटर चौड़ा है। और आगे कह रहा है कि 50 पैसे प्रति मीटर के वर्ग नहीं, प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर तार लगवाना है। मतलब यहाँ पर जो है तार की फेंसिंग करवाना है और उसका जो खर्च है वो 50 पैसे प्रति मीटर, 50 पैसे प्रति मीटर। तो 50 पैसे प्रति मीटर का खर्च आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह आखिर बाउंड्री है कितनी, उसकी लेंथ तो निकालना होगी और वो लेंथ हम जो है फार्मूला P से निकालते हैं। मतलब P जो रहेगा अपना वो रहेगा 450 प्लस 250 और 250 और इसका दुगना कर देंगे। तो 2 और 450 और 250 का हमें जोड़ कर देता हूँ, 450 से 500 और 2 700, तो ये हो गया 700। 700 में 2 का गुणा किया, आपके पास आ गया 1400 मीटर। मतलब ये जो आपके बाउंड्री है जिस पे आपको तार लगाना है वो क्षेत्र की लंबाई है 1400 मीटर। 1400 मीटर में आपको तार फेंसिंग करना है और 50 पैसे प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का खर्च, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 1 मीटर। 1 मीटर का खर्च है 50 पैसे। ऐसे इसके अंदर 1400 मीटर है, 1400 मीटर यहाँ से यहाँ तक घूम कर आएंगे तो वापस आपको यहाँ से यहाँ तक 1400 मीटर का टोटल मिल जाएगा। वो 1400 मीटर में आपको तार लगाना है और 1 मीटर का खर्च 50 पैसे है। तो इसका खर्च कितना आएगा, इससे टोटल कर दीजिए, आपको खर्च निकालना है। तो खर्च के लिए खर्च दिया गया है, तो यहाँ पर 1400 गुणित 1/2 रुपीज़, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 1/2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये, 1 रुपये का आधा भाग। तो 1400 में 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 700 रुपीज़। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर खर्च है 1400 गुणित यहाँ पर 50 पैसे है मतलब 0.5 का मल्टीपल, 0.50 का मल्टीपल, ये भी आपका मैं लिख रहा हूँ रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका आप जब गुणा करेंगे तो आपको 700 रुपीज़ मिल जाएगा। आप जैसा चाहें, आपको लगता है ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, आपकी समझ का विषय है, आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन करने का तरीका यही रहने वाला है। तो ये आपका हो गया इसका। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। नए बने घनाभ का आयतन क्या होगा। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले मतलब ये जो एक घन दिया है ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला ही घन है। इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया और नए घनाभ का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। और कैसे बनेगा, जब आप इस प्रकार की 2 आकृतियों को पास में लाएंगे और कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होना है ये आपका बेसिक है। आपके पास चेंजेस क्या होना है। अब इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले मतलब ये जो घन है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, इस घन की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है 5-5 सेंटीमीटर वाली। इन दोनों को जब आप पास में लाएंगे तो इसकी हाइट और विड्थ, चौड़ाई और ऊंचाई परिवर्तनशील नहीं होगी और परिवर्तन में होना है तो इसकी लंबाई परिवर्तन होना। मतलब इसकी जो लंबाई है 5 और 5 मिलकर ये हो जाएगी 10
सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और बी आपकी जो है वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और सी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर। आपकी ना तो विड्थ चेंज होगी ना हाइट चेंज होगी, अगर चेंज होना है तो सिर्फ आपकी ये वाली लंबाई चेंज होना है, क्योंकि दोनों को आपस में आपने जोड़ दिया। जैसे ईंट के दो टुकड़ों को हम जब जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई वही रहती है। अब नए बने घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं फार्मूला ए गुणित बी गुणित सी। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 5। यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 10 से 5 50 गुणित 5, 50 का 5 से गुणा किया 250, और ये हो गया आपके पास 250 घन सेंटीमीटर। इस नए घनाभ का आयतन एक बार चेक कर लो, इसको ठीक तो चल रहा है ये 250 घन सेंटीमीटर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है, लास्ट है ये, बिल्कुल 11वां क्वेश्चन इसका लास्ट में आ चुके हैं हम। यहाँ पर दिया है एक 20 मीटर वर्गाकार खेत के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको एक खेत दिख रहा है, इस खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर वर्गाकार, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20-20 है। ये आपकी 20 है और ये भी आपकी 20 है। इस खेत के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये एक बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। इससा लगता है कि आपका स्तर यहाँ पर ही होना है, अगर आपको ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर मिलना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिन स्तर के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए उससे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, तो ये आना है। तो ये 20 और ये 20। उसके बाद बोल रहा है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता, मतलब ये जो दिख रहा है ये रास्ता है, ये आला आपका रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये चौड़ा कितना है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये आपका 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो इसकी पूरे की लंबाई और चौड़ाई, मतलब वो तो आपस में बराबर है वर्गाकार होने के कारण, तो हमें ये भुजाएं ज्ञात होना चाहिए और अंदर की भुजाएं ज्ञात होना चाहिए। तो हम बाहर वाले में से खेत का माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रास्ता। तो हम जो है इससे पहले, ये तो 20 हो गई आपकी, इस 20 में ये जो है ये आपको दिया है 5 मीटर, ये दिया है 5 मीटर, तो 20, तो ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर अलग से और समझा देता हूँ। ये तो आपकी हो गई 20 मीटर। एक दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं हम। इसके बाद ये वो अगर हम जोड़ दें 5 मीटर और इस तरफ अगर जोड़ दें 5 मीटर, तो ये दोनों मिलाकर ये जो लंबाई है आपकी ये हो जाती है 20 और 10 30 मीटर। इसी टाइप से यहाँ तक की आपकी हो जाएगी 30 मीटर। ये आपके 30 और ये आपके 30, तो कुल मिला के बाहर के क्षेत्रफल में से हम अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल आपका बाहर का, हम लिख देते हैं बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, ठीक है, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। तो बाहर का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हम 30 गुणित 30 कर देंगे, तो 30 गुणित 30 और माइनस अंदर का क्षेत्रफल मतलब 20 गुणित 20, ठीक है। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसकी दोनों साइड्स का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 30 गुणित 30 मतलब ये हो गया आपका 900 और 20 गुणित 20 मतलब ये हो गया 400। 900 में से 400 गया तो हमारे पास बचा 500, और हमारा जो चल रहा था वो यूनिट मीटर में चल रहा था, तो यहाँ पर वर्ग मीटर। तो आपके पास आ जाएगा रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार के सवालों में आप इस प्रकार के ट्रिक लगा के, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लगा के, इस प्रकार की बेसिक से लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इस सवाल को 2 या 3 प्रकार से दिया जा सकता है। और किस प्रकार से दिया जा सकता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ। आपको हो सकता है कि ये वाली लंबाई दे दे और रास्ते की चौड़ाई दे दे और कहे कि खेत का क्षेत्रफल निकालिए, खेत का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप जो है इसमें से रास्ते को घटा के और इसकी भुजाएं फाइंड कर लेंगे, और उन भुजाओं के फाइंड होने के बाद में
इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि आपको रास्ते का नहीं दिया हो, बाहर की भुजाएं दी हो और अंदर की दी हो, डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले तो बाहर की भुजा के हिसाब से बाहर का क्षेत्रफल निकाल के, बाहर का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है यह बाहर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसे कहेंगे अंदर। तो ये बाहर में से जब अंदर का घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्र हमें मिल जाएगा, जो कि रास्ता कहलाता है, एक पथ है। आपको रास्ते की जगह पथ का उपयोग भी हो सकता है। इस प्रकार आज हमारा जो है वॉल्यूम एंड एरिया का चैप्टर, जिसके अंदर हमने घन और घनाभ के विशेषकर सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसका स्तर नवोदय की 5th क्लास, 8th क्लास, अग्निवीर और पटवारी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का रहेगा। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए आराम से इन वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।